71st बीपीएससी प्री का एग्ज़ाम का डेट आ चुका है और एग्ज़ाम का डेट जैसे आता है स्टूडेंट छटपटाने शुरू कर जाते हैं। उनको लगता है कि कोई कुछ बता दे, कोई कुछ ऐसा चीज़ दे दे जो हम खा ले या पी ले, बस मेरा एग्ज़ाम निकल जाए। मेरे से भी स्टूडेंट पूछे सर स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। मैं भी बोला चलो स्ट्रेटजी पे एक वीडियो बना देता हूँ। और उनको लगता है कि नहीं, नीरज सर के पास ज़रूर कोई जादू का छड़ी होगा, ये जादू का छड़ी ऐसे घुमाएंगे और तुरंत एग्ज़ाम क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा, बीपीएससी प्री एकदम निकल के चुटकी हो जाते हुए। फिर नीरज सर के पास आ जाएंगे, सर मेंस के लिए कुछ बताइए सर। बस नीरज सर बता देंगे, बस आपका मेंस क्या हो जाएगा, क्रैक हो जाएगा। उसके बाद सर 2 चीज़ बता ही दिए, इंटरव्यू बता ही दीजिए। तो मैं बोलेगा देखो ऐसे ऐसे कर लेना। बोले ठीक है सर, और लगा कि इंटरव्यू भी क्या हो जाएगा, मेरा क्रैक हो जाएगा और एक हम ऑफिसर बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है, ऐसा होता नहीं है। एक बात देखिए, आज मैं बड़ा व्यवहारिक बात करूँगा, हवाबाजी नहीं। मैं कोई व्यापार नहीं कर रहा हूँ शिक्षा के नाम पर। बहुत लोग व्यापार चला रहे हैं शिक्षा के नाम पर, और जैसे बीपीएससी का डेट आया सारे लोग कोई संकल्प बैच, कोई फलाना बैच, कोई ढिगना बैच, मतलब अलग अलग बैच चला रहे हैं। उनको वो इस तरह से जता रहे हैं, इस तरह से स्टूडेंट को बरगला रहे हैं, लग रहा है कि यही यहाँ अगर तुम नहीं आएगा तो तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। ये चीज़ अगर करेंगे तभी तुम्हारा क्या होगा, एग्ज़ाम क्रैक होगा। ऐसे ऐसे लोग मार्केट में आ गए हैं। मैंने तो कुछ पोस्टर भी देखा है, रोड पे लगाते हैं, चिपका हुआ रहता है, उसमें लिखते हो अगर तुम्हारा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हुआ तो तुम्हारा जूता मेरा सर। अब बताइए कोई शिक्षक ऐसे लिख रहे हैं कि तुम्हारा जूता मेरा सर, मतलब गारंटी लेने लगते हैं। देखिए जीवन में आप कोई भी फील्ड में जाइए, चूँकि अभी हम लोग एग्ज़ाम का बात कर रहे हैं तो एग्ज़ाम पे ही फोकस करेंगे, लेकिन मैं किसी भी फील्ड का बात कर रहा हूँ, किसी भी फील्ड में जाइए व्यवहारिकता को समझिएगा, हवाबाजी में मत पड़िएगा। और हवाबाजी लोग करते हैं। आज मैं आपको स्ट्रेटजी के नाम पर, जैसा मैंने बोला कि मैं व्यापार नहीं कर रहा हूँ, मैं शिक्षा के नाम पे ठग नहीं रहा हूँ या व्यापार नहीं कर रहा हूँ, तो मैं जो भी कुछ बताऊँगा अपने अनुभव से बताऊँगा, अपने पूरी ईमानदारी से बताऊँगा। तो यहाँ पे आपको, क्योंकि आजकल आपको सेलेक्ट करना बड़ा दिक्कत हो गया कि किसको माने, किसकी बात सुने। आप यूट्यूब खोलिएगा तो स्ट्रेटजी जब लिखिएगा तो हज़ारों वीडियो आ जाएगा। अब कोई अलग तरीका बता रहा है, कोई अलग तरीका बता रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा सुने क्या। अच्छा देख रहे, अच्छा इसका मिलियंस में व्यू गया तो इसका मतलब ये ज़्यादा बेहतर बताता होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, आज व्यू को देखकर क्या कर रहे हैं, लोगों को सुन रहे हैं। ऐसा नहीं होता है। जिसमें विद्वता होता है, जो विद्वान होता है, जो सही रास्ता दिखा सकता है, ज़रूरी नहीं कि उसके पास बहुत ज़्यादा व्यू हो या फिर, है ना, उससे वो अलग चीज़ हो जाता है। व्यू डिपेंड करता है ना, वो यूट्यूब का क्या पॉलिसी, वो किस हिसाब से रिकमेंड करेगा चैनल, धीरे धीरे किसी का व्यू भागेगा, किसी का कम होगा, वो अलग चीज़ होता है। तो उस आधार पर आप सेलेक्ट नहीं कीजिए किसका सुनना चाहिए, किसका नहीं सुनना चाहिए। खैर, मैं तो इसमें यही बोलूँगा कि चूँकि एग्ज़ाम का डेट जब आता है नज़दीक, तब हम परेशान होते हैं। साल भर हम आराम से सोए रहते हैं, बस अच्छा अच्छा खाना हमको मिल जाए, मम्मी तुम ये बना देना, वो बना देना। रात में भी अच्छा सा खाएंगे, एकदम आराम से सोएंगे, मोबाइल देखेंगे 2-3 घंटा, एकदम नींद लेंगे। और जैसे अगला दिन सुबह नींद खुला, मोबाइल खोले, उसमें आ गया, क्या आ गया कि 30 अगस्त 2025 ये मेरा प्री का डेट। अब परेशान, वो सारा रील्स उल सब भूल जाएंगे। अब लगे जाई क्या हो गया, अभी तक हम कुछ पढ़े ही नहीं, अब क्या कर लेंगे। तो अब क्या है, वही चीज़, बुद्धम शरणम गच्छामि, नीरज शरणम गच्छामि, आप मेरे शरण में आएंगे, सर कुछ तो बताइए, कुछ जड़ी बूटी दे दीजिए, कुछ तो दे दीजिए सर, उससे हम पास हो जाए। अब यहाँ पे लोग छटपटाना शुरू कर जाते हैं। देखिए स्ट्रेटजी मैं बताऊँगा। पहला चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि क्या आपको नहीं करना, क्योंकि ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है कि आपको नहीं करना। मैं कोशिश करूँगा कि आपको एक अच्छा रणनीति बता पाऊँ, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम जो है वो बिना रणनीति का नहीं निकल सकता। और मेरा ये भी मानना है कि स्ट्रेटजी हर एक स्टूडेंट का अपना होना चाहिए। बस मैं एक सपोर्टिव रोल में रहूँगा। मैं आपको ओवरऑल एक स्ट्रेटजी बताऊँगा, उसमें जो आपको सूट करेगा आप उसको रखिएगा, जो सूट नहीं करेगा उसको नहीं रखिएगा। क्योंकि हर व्यक्ति का सोचने का तरीका अलग हो सकता है, हर व्यक्ति का स्ट्रेंथ अलग हो सकता है। तो आप अपने स्ट्रेंथ को पहचानते हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं पहचानता। और उस हवाबाजी में मत पड़िएगा। जैसा कि मैंने पिछला क्लास एक बनाया भी था, उपभोक्तावादी समाज। चूँकि अब उपभोक्तावादी समाज बनते जा रहा और हम लोग उपभोक्तावादी मानव बनते जा रहे हैं। सिर्फ उपभोग करना है, कैसे भी लूटना है। और जब मैंने आपको बताया था धर्म अर्थ काम मोक्ष, है ना, तो अगर धर्म को आप अर्थ और काम से हटा दीजिएगा तब क्या होगा, तो कोई डॉक्टर आपका किडनी बेच देगा, कोई इंजीनियर पुल बनाएगा, पुल ही गिर जाएगा अगला दिन। आप बीपीएससी क्रैक करके, यूपीएससी क्रैक करके पूरा देश को ही लूटेंगे।
क्यों? क्योंकि आप क्या कर रहे हैं, धर्म को नहीं समझ पा रहे। वही चीज़ यहाँ पे। तो आप एक बात समझिएगा, तो क्या नहीं करना है वो चीज़ आपको जानना पहले ज़रूरी है। और मैंने जैसा कि बोला कि स्ट्रेटेजी अपना अपना होता है। आप अपनी स्ट्रेटेजी, अपना स्ट्रेंथ को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और उस चीज़ पर फोकस कीजिएगा। पहला चीज़ मैंने जो देखा है अपने इतने सालों के अनुभव से मैं बता रहा हूँ, स्टूडेंट्स की कमियाँ कहाँ रहती है। सबसे पहला कमी कि उनको खुद पे विश्वास ही नहीं। उनको नहीं विश्वास, उनको लगता है कि नीरज सर बता देंगे तभी हम पास कर पाएंगे। उनको खुद पे यकीन ही नहीं। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जो होता है वो बहुत लूज़ रहता है। और खास करके इस वक्त में जब एग्ज़ाम का डेट आ जाता है तो आप छटपटाने लगते हैं। आप कहीं ना कहीं कुछ ऐसा लक्ष्मण बूटी ढूंढने लगते हैं। आप कुछ ऐसा चीज़ ढूंढने लगते हैं जहाँ से हमको क्या मिल जाए, एग्ज़ाम क्रैक। अब लक्ष्मण बूटी क्या है? तो लक्ष्मण बूटी है आप टॉपर को सुनना शुरू करेंगे। अब जो पिछले साल कौन टॉप किया था, उससे पिछले साल कौन, अब टॉपर भी आ गए, वो भी एकदम खड़े हो गए, एकदम भाषण देना शुरू कर दिए कि हम तो बचपन से ब्रिलियंट थे पढ़ने में, हम 16 घंटा पढ़ते थे, हम 18 घंटा पढ़ते थे। अब आपको लग रहा है कि 16 घंटा 18 घंटा, हम तो 2 घंटा नहीं पढ़ पाते ठीक से, अब ये 16 घंटा पढ़ता था। अब कैसे में हम एग्ज़ाम क्रैक करेंगे? आप क्या होते हैं, पूर्वाग्रह से ग्रसित होता है। आप पहले होता क्या, जब सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज़ होता है तो आप सुनना शुरू करते हैं। मेरा मानना है कि सुनना उनना बंद कीजिए। कोई टॉपर को सुनने का ज़रूरत नहीं। वो टॉपर को खुद नहीं पता होगा कि हम टॉपर बनने वाले, वो तो धोखा से बन गया गलती से। उसको खुद पता नहीं होगा कि टॉपर बनेंगे, और टॉपर बनने के बाद फिर है ना बड़ी बड़ी बातें लग रहा कोई विद्वान विदुषी बोल रहा है। अगर आप विद्वान बनना चाहते हैं, आप विदुषी बनना चाहते हैं, तो फिर ये एग्ज़ाम आपके लिए नहीं है। फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटी में जाइए। आपको विद्वान नहीं बनना है, आपको विदुषी यहाँ पे नहीं बनना है। आपको बस स्मार्टली क्या करना है, तैयारी करना है, एग्ज़ाम को क्रैक करना है। बहुत बड़ी बड़ी बातों पे उलझना नहीं। आपको लगता है कि उस जगह जाना पड़ेगा, पटना जाना पड़ेगा, कि दिल्ली जाना पड़ेगा, कि है ना ऐसा जगह पे हम जाए जहाँ पे मेरा एग्ज़ाम क्या हो जाए, क्रैक। तो देखिए मैं आपको ये बताऊँ कि पूर्वाग्रह से आपको बचना है। सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है यहाँ पे। आपको खुद सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना पड़ेगा। कैसे बढ़ेगा, आप पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। मैं कोशिश करूँगा आपको समझाने का, मैं बस प्रयास कर सकता हूँ। करना आप ही को, याद रखिए करना आप ही को। और उन ताम झाम में मत पड़िएगा। मैं बार बार बोल रहा हूँ, ताम झाम में मत पड़िएगा। आपको लगे कि इसका कोर्स ले ले, कि इसका कोर्स ले ले, अच्छा आपको लगे कि अरे हम तो कहीं का कोर्स भी नहीं ले रहे और इतना हज़ारों लोग कोर्स ले रहा है, तो वो लोग तो निकल जाएगा, मेरा क्या होगा। ऐसा होता है क्या? जितना ताम झाम, जितना कोचिंग वोचिंग में आप देखते हैं, क्या सबका रिजल्ट आ जाता है? क्या नहीं आता है। अब उस किसी कोचिंग में आप देखिएगा लाखों लोग पढ़ते हैं, 2 4 5 लोग निकल जाते हैं। क्यों निकल पाते? क्योंकि उनमें काबिलियत है। कोचिंग और शिक्षक एक भूमिका निभाता है, और बहुत बड़ा चीज़ नहीं है। आपने अगर एक बार अच्छे से पढ़ लिया, फिर बार बार आपको कोचिंग करने का ज़रूरत ही नहीं। लेकिन हमको लगता है नहीं कोचिंग करेंगे तो कुछ अलग बताएगा, कुछ अलग नहीं बताता। मैं तो इस फील्ड से बहुत दिनों से जुड़ा हुआ, मैं तो देखता हूँ क्या होता है, क्रैश कोर्स और ये सब में क्या करते हैं। ऐसा कुछ होता नहीं, विशेष नहीं होता। तो यहाँ पे ज़रूरत है खुद से पढ़ने का, है ना। उतना क्रैश कोर्स और ये सब में उतना पढ़े नहीं आप, है ना। आप खुद से पढ़िए, मेहनत करिए। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि टॉपर ऊपर ये सब कुछ सुनना बंद कर दीजिए, नहीं तो आप पागल हो जाइएगा। देखो होता क्या है, हमारा जो मनोविज्ञान है वो क्या कहता है। देखिए होता क्या है, जब आप तैयारी करने आते हैं नया नया, मान लेते हैं आप यूपीएससी की तैयारी करने गए, आप चल गए दिल्ली मुखर्जी नगर। आपको लगता है मुखर्जी नगर क्या है, ये मंदिर है यूपीएससी का। आप जब वहाँ पे गए तो आप क्या कीजिएगा, आप अपने सीनियर से जो 5 साल से तैयारी कर रहा है, या अगर बीपीएससी का आप तैयारी करने पटना चलेगा, तो वहाँ पे आप अपने सीनियर से मिले जो 5 साल से 6 साल से तैयारी कर रहा है, जिसका कभी वो प्री निकाल चुका है, वो मेंस 2 बार 3 बार दे चुका है, ये कभी इंटरव्यू में छट आ गया। वैसे लोगों से आप बात करेंगे। आप बोलेंगे कि भैया क्या करें, कैसे पढ़े। अब वो आपको बताएगा कि देखो, अब नए नए आप आए, वो आपको बताएगा कि देखो क्लास 6 से लेकर के 12 तक का एनसीईआरटी पढ़ लो। अब बेचारा वो कन्फ्यूज़ होगा, बोले हम तो ग्रेजुएशन करके आए, फिर से हम 6 क्लास का एनसीईआरटी क्यों पढ़े। तो उसको समझ ही नहीं आया क्या हो क्या रहा है मेरे साथ। तो बोला अच्छा ठीक है भैया, 6 से 12 एनसीईआरटी कितना किताब होगा। बोला वही 72-75 किताब होगा। तो बोला कि अच्छा 72 किताब। बोला हाँ। तो बोला 72 किताब ये पढ़ेंगे तो एग्ज़ाम क्रैक हो जाएगा मेरा। तो बोला ना, इससे कुछ नहीं होगा। बोला कुछ नहीं होगा मतलब। बोले ये तुम्हारा बस बेस बनाएगा, एनसीईआरटी जो होता है वो तुम्हारा सिर्फ बेस बनाता है। अब उसका दिमाग यहीं पे खेल रहा है कि आप सीनियर, देखिए यही होता है, सीनियर से जब आप बात करेंगे
या टॉपर से जो बात करेंगे, जो हवाबाजी करते हैं, वो बोलेंगे अब आपको लगे 72 किताब पढ़ने के बाद भी एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा, अब सिर्फ बेस बनेगा, तो उसके बाद क्या करेंगे भैया बताइए। उसके बाद आपको बताएगा हिस्ट्री में 10 नाम जुड़वा देगा कि ये किताब है ना, आर.एस. शर्मा पढ़ लेना, डी.एन. झा को पढ़ लेना, रोमिला थापर को पढ़ लेना, है ना, ऐसे करके फिर है ना सतीश चंद्रा पढ़ लेना, बिपिन चंद्रा पढ़ लेना, स्पेक्ट्रम तो मत भूलना, बीपीएससी में रामबाण होता है, स्पेक्ट्रम पढ़ लेना। अब पता चले इतिहास में आपको 20 किताब का नाम एंसेंट से मॉडर्न पूरा जुड़वा दिया। अब बोलेगा भैया 20 किताब, अब यूपीएससी वाला बोलेगा भैया 20 किताब पढ़ना होगा, कितना क्वेश्चन आएगा इतिहास में? बोले इतिहास में वही 4-5 क्वेश्चन आएगा। अब ऐसे ही हद हंस गया कि 4-5 क्वेश्चन के लिए हमको 20 किताब पढ़ना पड़ेगा, 72 पहले पढ़ चुके, इसको अलग पढ़ना है, इसको अलग पढ़ना है। तो बोला कि अच्छा ये इतिहास का किताब पढ़ लेंगे। अच्छा बीपीएससी वाला पूछा, बोला भैया कितना आएगा? बोला वही 25-30 के आसपास क्वेश्चन आ जाएगा तुम्हारा। अब उसको ये समझ नहीं आ रहा है कि बाप रे इतना किताब पढ़े कैसे। अब देखिए क्या हो रहा है, यही से उसका कॉन्फिडेंस क्या हो रहा है, लूज़ होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद उसको बोला कि वो बोलेगा कि इतना किताब पढ़ने से हो जाएगा। बोले ना ना, अभी तो तुम इतिहास ही पढ़ा है, खाली इतिहास पढ़ने से खाली एग्ज़ाम निकलता है। अभी तुमको पॉलिटी पढ़ना है, अब पॉलिटी का 5 किताब बता दिए। अब तुमको इकोनॉमी पढ़ना है, उसमें बहुत कुछ बता दिए। उसके बाद फिर तुमको ज्योग्राफी पढ़ना है, उसके बाद तुमको साइंस पढ़ना है। अब उसको बिहार का अगर तुम एग्ज़ाम दे रहा बीपीएससी, बिहार स्पेशल पढ़ना, इम्तियाज़ अहमद का किताब खरीद लो, है ना, उसको पढ़ो। अब आप क्या कर रहे हैं, उसको पता चला किताब ऐसे बताते 2000 किताब का नाम बता दिए। एम लक्ष्मीकांत पढ़ लेना, लक्ष्मीकांत पढ़ेगा तभी तुम्हारा पॉलिटी अच्छा होगा, तब तुम्हारा पॉलिटी क्या होगा, आराम से तुम पॉलिटी में का क्वेश्चन क्रैक कर लेगा। अब 2000 किताब बता दी। अब ये पहली हद हंस गया। ये कब, जब वो तैयारी करने जा रहा है, शुरू में सीनियर उसको हटका देते हैं। अब उसको लगा कि 2000 किताब, पूछेगा भैया इतना में हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अब तो हम डीएम बन जाएंगे ना। बोलेगा ना ना ना, अभी कहाँ, अभी करंट अफेयर्स बाकी है। बोले करंट अफेयर्स उसको भी पढ़ना पड़ेगा। बोला हाँ बिल्कुल, तुमको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिक, है ना, साइंस एंड टेक सब घटना पढ़ना पड़ेगा। बोला भैया उसमें क्या पढ़ेंगे? बोला उसमें तुम सबसे पहले हिंदू ले लेना, है ना, द हिंदू, इसको तो ज़रूर पढ़ना। बोले भैया ये तो समझ ही नहीं आता हिंदू क्या होता है। बोले ना ना, इसको तो पढ़ना ही है, अरे इसको बिना पढ़े तुम आईएएस बन ही नहीं सकता, तो हिंदू पढ़ना होगा। बोला अच्छा ठीक है भैया हिंदू। अच्छा वो ये नहीं बताएगा, देखिएगा वो ये नहीं बताएगा हिंदू में हमको पढ़ना क्या है, वो ये नहीं बताएगा स्पेक्ट्रम बोल दिया कि पढ़ लो। अब स्पेक्ट्रम जब किताब देखा कितना मोटा किताब है, बोले इसको 3 बार पढ़ना, वो तो पहले हाथ हंस जाएगा। बोले ये तो एक बार नहीं जीवन में हम पढ़ पाएंगे, 3 बार कैसे पढ़ेंगे इसको। उसको ये बता नहीं रहा है कोई कि इसमें पढ़ना क्या है। हिंदू अगर बोल दिया तो हिंदू में पढ़ना क्या है, अब पूरा अखबार लेके बैठा है। बोले ये हो जाएगा। बोला ना, इसके अलावा तुमको इकोनॉमिक टाइम्स भी तो पढ़ना है, बिजनेस स्टैंडर्ड भी तो देखना है, पीआई भी तो देखना है, राज्यसभा देखना है। अब इतना वेबसाइट का नाम बता देगा, वो ऐसे ही हंस गया। बोला अब निकल जाए एग्ज़ाम। बोला ना ना, अगर तुम यूपीएससी दे रहा है तो तुमको इंडिया ईयर बुक लेना पड़ेगा, इतना मोटा इंडिया ईयर बुक आएगा। इसके बाद तुमको इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद तुमको पूरा बजट पढ़ना पड़ेगा। अब ये इसका कॉन्फिडेंस लेवल क्या हो गया, एकदम 0 पे आ गया। यही से ये हदस जाता है। तो और ये कॉन्फिडेंस कभी बढ़ नहीं पाता है। और वो क्या करता है, स्टूडेंट्स के अंदर क्या चलता है, स्टूडेंट्स के अंदर ये चलता है कि मेरे में बहुत ज़्यादा कमी है। और एक बात मैं बता दूँ, ये हर स्टूडेंट यही सोच रहा है, और हर स्टूडेंट को सामने वाला स्टूडेंट बहुत टैलेंटेड लगता है। ये हमारा साइकोलॉजी है। जब आप एग्ज़ाम देने जाते हैं एग्ज़ाम सेंटर के बाहर, अब एक बंदा दूसरा बंदा को देख के परेशान है, वो सामने वाला को देख के परेशान है। ये होता बेवजह टेंशन लेना, बेवजह स्ट्रेस लेना। अब उसका चेहरा देख रहा है, बोल रही ये तो बड़ा स्मार्ट दिख रहा है, पढ़ने में बहुत ब्रिलियंट लग रहा है, बहुत टैलेंटेड है, मेरा कंपटीशन इससे है, हमको कुछ आता ही नहीं, कैसे हम इससे लड़ पाएंगे। अगर आप किसी के स्टूडेंट का हाथ में किताब देख ली, बोले जाइए कौन किताब पढ़ रहा है, हम तो देखे ही नहीं, ज़िंदगी में ये किताब नहीं देखे, अब मेरा क्या होगा। तो पहले ही आपका क्या हो गया, आपका कॉन्फिडेंस इतना गिर गया, आपका एंजाइटी इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि वो एग्ज़ाम आपके लिए भरेंगे नहीं। अच्छा कमाल का बात क्या है, वो सामने वाला जो बंदा जिसको देख के आप परेशान हो रहे हैं, वो भी आप ही को देख के परेशान हो रहा है समझ पा रहे, वो आपको देख के परेशान हो रहा है, आप उसको देख के परेशान हो रहा है। अब पता चला दोनों में कोई पढ़ के ही नहीं आया। तो ये होता है कि आप बिना मतलब का आप ये लेना स्ट्रेटेजी, आप बिना मतलब का स्ट्रेस लेते हैं। तो खैर मैं आपको ये बता रहा था, इन सब चीज़ों से आपको बचना है। मेरा मानना है, जैसा कि मैंने आपको बोला
स्ट्रेटेजी क्या होना चाहिए, रणनीति क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम कैसे क्रैक होगा। देखिए, आपको इतना सारा सोर्स नहीं लेना, क्योंकि किसी टॉपर को पढ़िएगा तो वो अलग सोर्स बताएगा, किसी और को पढ़िएगा वो अलग सोर्स बताएगा। नहीं, जो भी स्टैंडर्ड किताब है उसको एक ही चीज़ लीजिए, एक ही नोट्स लीजिए, एक ही किताब लीजिए और एक ही किताब को 10 बार पढ़िए। 10 किताब को आपको नहीं पढ़ना है, एक किताब को 10 बार पढ़ना है। जैसे कि मैंने आपको बताया, विद्वान विदुषी आपको नहीं बनना है, एग्ज़ाम क्रैक करना, यहाँ विद्वान नहीं, विद्वान बनना है तो फिर ये जगह आपके लिए है ही नहीं। फिर आप क्या करें यूपीएससी बीपीएससी के लिए? विद्वान थोड़ी यूपीएससी बीपीएससी क्रैक करता है, विद्वान कभी क्रैक भी नहीं कर पाएगा। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, आपको स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा। और दूसरा चीज़ क्या है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक किताब या एक नोट्स को आप 10 बार पढ़िए, रिवीजन करिए, है ना, जितना बार हो सकता है आप रिवीजन करिए। अब बात ये भी होता है कि किताब में क्या क्या पढ़े, ये भी एक मैटर करता है, उस पर भी हम लोग कभी बात करेंगे कि अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं स्पेक्ट्रम पढ़ लो, 3 बार 5 बार पढ़ लो। कैसे 3 बार 5 बार पढ़ेंगे? आप एक बार पढ़िए, नोट्स बनाइए और उस नोट्स को आप बार बार रिवीजन करिए। नोट्स बार बार रिवीजन होता, किताब को आप बार बार 10-20 बार नहीं पढ़ पाइएगा, समय कम। चूँकि हाँ, अगर आपके पास 4 साल का समय है या 2-3 साल का समय तो फिर पढ़िए, फिर कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन आप लोग एक्टिव कब होते हैं? आप लोग एक्टिव होते हैं एग्ज़ाम के समय। एग्ज़ाम जैसे आया तो आप परेशान हैं, तो 30 अगस्त को आप टाइम, अब 3 महीना टाइम, अब 3 महीने में कैसे आप स्पेक्ट्रम को 2 बार 3 बार पढ़िएगा? पॉसिबल ही नहीं, पॉसिबल ही नहीं, इसलिए आप छटपटाते हैं। तो खैर, अब देखिए, इन तमाम पूर्वाग्रहों से आप क्या रहिएगा, इससे बच के रहिएगा। तो पहला चीज़ क्या करना है आपको कि किसी टॉपर को सुनना नहीं। दूसरा चीज़ क्या करना है कि जितना भी कोचिंग वाला कुछ से कुछ चला रहा है, ये बैच वो बैच, है ना, सार्थक बैच, सक्षम बैच, है ना, तो पता चला डीएम बैच, एसडीओ बैच, पता नहीं कौन कौन बैच चलता है, तो वो सब बैच से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। आपको ये फील नहीं होना चाहिए कि वो सब इतना पढ़ रहा है, उन लोग का हो जाएगा, मेरा थोड़ी होगा, हम तो कुछ जानते ही नहीं। तो अपने आप को, अपने आप पे यकीन रखना, अपने आप पे विश्वास रखना, विश्वास ही नहीं, अपने आप पे श्रद्धा रखना। श्रद्धा मतलब हो जाता है जहाँ एब्सेंस ऑफ अविश्वास हो, जहाँ पे अविश्वास होना ही चाहिए। तो अपने ऊपर इतना श्रद्धा रखना है कि आपको पता होना चाहिए कि हमने जितना पढ़ा है वो सफिशिएंट है। मैंने आपको क्या बताया, आपका कंपटीशन उन कोचिंग वाले जो कोचिंग पढ़ रहे हैं, यहाँ इधर जा रहे उधर पढ़ रहे, ये कर रहे, 10 किताब रखे, उससे नहीं होना चाहिए। आपका कॉम्पिटिटर कौन है? वो 150 क्वेश्चन जो आने वाला एग्जाम में, वही आपका कॉम्पिटिटर, उससे आपको कॉन्फिडेंस। आपको बस वो 150 क्वेश्चन में आपको बस कट ऑफ को पार कर जाना, बस हम वो पार करके बस हो गया, इससे कोई मतलब नहीं। अब आप इस चीज़ के लिए परेशान हो रहे कि कोई पिछले साल बीपीएससी क्रैक किया था, उसको मनचाहा पोस्ट नहीं मिला, फिर से वो बीपीएससी एग्जाम दे रहा है, आपको लगता है ये तो बीपीएससी क्रैक कर गया और हम तो जीवन में आज तक ग्रुप डी नहीं निकाले, तो कैसे इसे कंपटीशन करेंगे? तो यहाँ पे याद रखिए सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम है, यहाँ पे आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि ज़रूरी नहीं है कि जो क्रैक कर चुका है एग्ज़ाम वो प्री भी निकाले, ऐसा भी नहीं है। जो यूपीएससी टॉपर रहा है, हो सकता है वो बीपीएससी का प्री भी उससे नहीं निकले, ऐसा भी होता। तो खैर, अब आप एक बात ध्यान रखिएगा, अब आपको करना क्या चाहिए मेरे हिसाब से। देखिए, क्या नहीं करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। प्री का अगर हम लोग बात करें तो 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 150 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। और आपको पता है कि ये जो प्री होगा इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग भी होगा, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। अब आप समझिएगा, बहुत लोगों को लगता है कि सर पहले नेगेटिव मार्किंग नहीं होता था तो ठीक था, लेकिन मेरा मानना है कि नहीं, नेगेटिव मार्किंग अगर हो रहा है तो ये ज़्यादा ठीक है। कंपटीशन अब सही है, पहले भेड़ बकरी सब पास हो जाते थे प्रीलिम्स, कैसे भी तुक्का लगा के भी पास हो गए। अब तुक्का लगाने का जगह नहीं बचता क्योंकि नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे आ गया। तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, अब बहुत आपको स्ट्रेटेजी बनाकर, रणनीति बनाकर आपको बस टारगेट रखना है कि ये 150 जो क्वेश्चन आ रहा है, 150 मार्क्स का मतलब 150 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें जनरल स्टडी ही रहता है, जीएस ही रहता है, और 10 मार्क्स का मैथ्स या लॉजिकल रीजनिंग टाइप का रहेगा, उसको हम लोग स्किप भी कर सकते हैं। तो 140 नंबर का आपके पास क्या रहेगा, जीएस रहेगा, जिसमें करंट अफेयर्स भी रहेगा। और जीएस का कौन सा सेक्शन रहेगा, तो दोनों सेक्शन रहेगा, आर्ट्स वाला भी और साइंस वाला भी। तो जनरल साइंस भी आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी देखना, और ये वाला इधर जनरल स्टडी में आपको एक तो जनरल साइंस हो जाएगी, जनरल स्टडी में आपको कौन कौन सा देखना है, तो हिस्ट्री में एंशिएंट मेडिवल मॉडर्न, है ना, मॉडर्न हिस्ट्री से सवाल ज़्यादा पूछा जाता है, लेकिन फिर भी एंशिएंट मेडिवल को आप स्किप मत करिएगा। दूसरा चीज़ इसमें इकोनॉमी, इसमें पॉलिटी, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन,
कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ सेलेक्टिव टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, उस पर हम लोग भविष्य में बात करेंगे कि आगे कैसे कैसे कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट हो सकता है ना। चूँकि समय बहुत ज़्यादा नहीं है, अगर आप स्मार्टली वर्क करिएगा तो बहुत ज़्यादा समय है, और स्मार्टली वर्क नहीं करिएगा, अगर सारा चीज़ पढ़ने लगिएगा और एक किताब को उठा के पढ़िएगा तो फिर आपके पास बिल्कुल समय नहीं बचेगा, क्योंकि 3 महीना बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है। इकोनॉमी पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, ज्योग्राफी पढ़ना है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी पढ़ना, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ना, करंट अफेयर्स पढ़ना है, करंट अफेयर्स में पूरा साल भर का करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है, इसके अलावा बिहार स्पेशल भी पढ़ना है। तो बहुत सारा सब्जेक्ट है जो आपको क्या करना है, पढ़ना। और मैंने क्या बोला कि अभी आप फिलहाल 2-3 महीना इधर उधर कुछ देखना बंद कर दीजिए। हाँ, आपको लगता है कि नहीं यहाँ पे कुछ अच्छा चीज़ बताया, फिर देखिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको लगता है कि मैं तो अपने चैनल का भी बात करूँ, अगर आपको लगता है कि यहाँ पे आपके लायक चीज़ नहीं है तो मत देखिए, है ना। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ से हमको सीख सकते हैं, अगर मेरा कोई वीडियो आएगा, अगर लगता है कि हाँ वो हमको फ़ायदा देगा तो फिर आप देखिए, वरना मत देखिए। टाइम वेस्ट करने का समय अभी नहीं है। तो खैर, तो आप एक बात ध्यान रखिएगा, तो 140 मार्क्स का आपका जनरल स्टडी है। अब आपका टारगेट क्या होना चाहिए? कट ऑफ चूँकि आजकल बहुत ज़्यादा रह रहा है बीपीएससी प्री में, मेंस में ज़्यादा नहीं रह रहा, मेंस में कट ऑफ ज़्यादा आप देखिएगा नहीं रह रहा, लेकिन प्री में क्या हो रहा है, कट ऑफ ज़्यादा दे रहा। तो प्री को थोड़ा सा टफ बनाया जा रहा है, क्वेश्चन का लेवल ईजी कर रहा है। अगर क्वेश्चन का लेवल हार्ड करेगा तो कट ऑफ क्या होगा, नीचे रहेगा। क्वेश्चन का लेवल अगर इजी करेगा तो कट ऑफ क्या होगा, हाई जाएगा। ठीक है, अब वो डिपेंड करता है अब इस बार कैसा क्वेश्चन देता है। अभी कहना उचित नहीं होगा कि कट ऑफ क्या होगा, एक मैं अगर नंबर बता दूँ तो वो उचित नहीं होगा कहना, ये बेईमानी होगा भी। आप एक बात ध्यान रखिएगा, कट ऑफ एग्ज़ाम का क्वेश्चन का जो नेचर होगा उस आधार पर होता है। और आपको एक बात ध्यान रखना है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा, आपको पता है कि पीसीएस जो होता है वो फैक्चुअल बेस ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, फैक्ट ज़्यादा पूछता है। यूपीएससी जो होता है वो कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा फोकस करता है। लेकिन चूंकि अब पीसीएस वाला भी यूपीएससी को कहीं ना कहीं फॉलो कर रहा है, तो हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको देखने को मिले, है ना, हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं बोलूँगा कि फैक्ट पे ज़्यादा, है ना, फोकस करेगा बीपीएससी, और जो कि करते आ रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट भी आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए साथ साथ। ठीक है, अब सवाल ये बना कि ये जो 150 मार्क्स का जो 150 क्वेश्चन रहेगा, है ना, अब हम 3 महीना में कैसे इतना कर पाए कि कट ऑफ मेरा पार हो जाए, क्या क्या हमको कैसे पढ़ना चाहिए। तो मेरे हिसाब से आपको एक रूटीन बना लेना चाहिए। एक रूटीन बनाइए आप, सुबह से लेकर के रात तक, है ना, सिर्फ पढ़ने का रूटीन बनाइए, खाने का नहीं है, घूमने कब जाएंगे वो सब नहीं। आपको रूटीन बनाना पढ़ने का, कि मेरा रूटीन क्या होना। मैं एक रफ रूटीन आपको बताता हूँ। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि सर क्या सारा सब्जेक्ट को पढ़े एक बार में हर दिन, नहीं, ये तरीका नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास 3 महीना का समय है तो आप 10-10 दिन का रूटीन बनाइए। आप टारगेट रखिए कि 10 दिन, जैसे फॉर एग्जांपल, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप एक रूटीन बना सकते हैं कि सुबह में 5 बजे से 6 बजे तक, है ना, सुबह में 5 बजे से 6 बजे तक हम 1 घंटा अपने किसी सब्जेक्ट को, मान लेते हैं हम करंट अफेयर्स को आप निकाल लीजिए कि 1 घंटा हमको डेली सुबह में 5 से 6 करंट अफेयर्स पढ़ना है। ये देखिए, रूटीन बना रहेगा तो आप क्या कीजिएगा, उस अनुसार काम कीजिएगा। रूटीन नहीं बनेगा तो फिर हवा में कहीं ना कहीं आप क्या होगा, तीर मारेगा, आपको टारगेट नहीं दिखाई देगा। रूटीन बनेगा तो टारगेट सेट हो जाएगा, तब आप उस अनुसार क्या कर पाइएगा, अपना काम अच्छे से कर पाइएगा। तो खैर, तो आप रूटीन आपने बना लिया कि हाँ अच्छा, रूटीन भी ध्यान रखिएगा, तुगलकी रूटीन नहीं बनना चाहिए। मोहम्मद बिन तुगलक एक राजा था, वो जो भी पॉलिसी बनाता था, पॉलिसी बड़ा शानदार होता था कागज़ में, लेकिन व्यवहार में लागू नहीं हो पाता था। अब पता चला 18 घंटा का हमने रूटीन बना दिया, क्योंकि टॉपर को सुना आपने, टॉपर ने बोला कि 18 घंटा हम पढ़ते थे, आपने भी 18 घंटा का रूटीन बना लिया। अब वो व्यवहार में लागू ही नहीं हो पाएगा। अब पता चला आपने बना लिया कि एकदम सुबह में 3 बजे से हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अब 3 बजे से लेकर के आप 18 घंटा का रूटीन बना लिए। रात में थोड़ा लेट हो गया सोने में, थोड़ा सा बात हो गया किसी से, चैटिंग वैटिंग लंबा चला गया, और जैसे चला गया चैटिंग लंबा, नींद ही खुला 8 बजे। 8 बजे से नींद खुला, बोले जा, करंट अफेयर्स मेरा निकल गया, हिस्ट्री रखे तो वो भी निकल गया, और साइंस रखे तो वो भी निकल गया, 3 सब्जेक्ट निकल ही गया। अब जब 3 सब्जेक्ट निकल ही गए तो बाकी को भी छोड़ ही देते। अब बाकी को पढ़ के अभी क्या करेंगे, कल से, है ना, कल से अब हम इसको क्या करेंगे, लागू करेंगे, और वो कल कभी आता नहीं है। इसलिए मैंने बोला तुगलकी रूटीन नहीं, 18 घंटा 16 घंटा। मैंने स्टार्टिंग में क्या बोला, व्यवहारिक बनिए आप, है ना, और व्यवहारिकता बहुत ज़रूरी होता है जानना आपको। क्योंकि देखिए क्या होता है, कोई 16-18 घंटा कोई पढ़ नहीं पाता। जो बोलता है ना कि मैं 16 घंटा पढ़ता, 18 घंटा पढ़ता, 2 ही चीज़ हो सकता है, एक, पहला वो झूठ बोलता है, या फिर वो मंगल ग्रह से आया होगा, इस ग्रह का जीव नहीं होगा। इस ग्रह का जीव इतना नहीं पढ़ सकता। आप खुद ट्राई कीजिए, आप कल बैठिएगा 16 घंटा पढ़ने के लिए, हो सकता है आप बैठ जाइएगा,
आप टाइम देख रहे हैं, हमको रिकॉर्ड बनाना 16 घंटा, हो सकता है आप बैठ जाइएगा। मान लेते आज बैठ गए, कल बैठ गए, 2 दिन 3 दिन 4 दिन बैठ गए, साल भर 2 साल कैसे आप पढ़िएगा 16-18 घंटा? इज इट पॉसिबल? या फिर 16 घंटा आप बैठे जो, तो कितना चीज़ आपके दिमाग में घुसा वो मायने रखता। तो खैर चलिए, इसलिए तुगलकी रूटीन नहीं बनाइएगा, इसको मैं तुगलकी रूटीन बोलता हूँ। जैसे कि सरकार का कोई पॉलिसी होता है जो कागज़ में अच्छा लगता है लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हो पाता ठीक से, तो उसको तुगलकी पॉलिसी बोला जाता है, तुगलकी नीति। उसी तरह स्टूडेंट जब रूटीन बनाते हैं तो मैं उसको तुगलकी रूटीन बना। तो खैर, तो अब मैंने बता दी कि 5 से 6 आपको करंट अफेयर्स पढ़ना है, तो ये रामबाण नहीं हो गया। अब आप अपना स्ट्रेंथ देखिए, हो सकता है आप 5 बजे नहीं उठ पाइएगा, उस समय अगर आप मान लेते 4:30 बजे उठ के आप पढ़ने भी कोशिश कर रहे हैं, आपके दिमाग में नहीं घुस पा रहा, तो मत करिए, आप 6 से 7 बनाइए। वो भी नहीं हो रहा तो 7 से 8 बनाइए। मैं बस एक रफ रूटीन बना रहा हूँ, हूबहू इसको फॉलो करने का आपको ज़रूरत नहीं है। तो 5 से 6 आपने करंट अफेयर्स पढ़ा। अब 6 बजे फिर थोड़ा सा है ना, अच्छे से फ्रेश हुए है ना, फिर ब्रेकफास्ट वगैरह कीजिए, हेल्दी ब्रेकफास्ट कीजिए। उसके बाद आप मान लेते हैं कि 9 बजे तक आपका सारा चीज़ अगर हो जाए, तो 9 से लेकर के 10 बजे तक है ना, 9 से 10 का एक टाइम बनाइए। उसमें आप एग्जाम्पल ले रहे, मान लेते एंसेंट हिस्ट्री, आप स्टार्ट की एंसेंट हिस्ट्री, तो एंसेंट हिस्ट्री बोले कि हम 9 से 10 एंसेंट हिस्ट्री पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो रूटीन बनना चाहिए कितना दिन का बनना चाहिए? 10 डेज, और 10 दिन में आपको एंसेंट हिस्ट्री पूरा कंप्लीट करना होगा। हाँ, करंट अफेयर्स ये चलते रहेगा, इसका टाइम फिक्स रखिए कि करंट अफेयर्स अब हमको 3 महीना तक पढ़ते रहना, इसको रोकना नहीं है। एंसेंट हिस्ट्री अब हमको क्या करना है, 1 घंटा हम पढ़ेंगे और हमको 10 दिन में ख़त्म करना है। चूँकि रिवीजन ही है, हम पढ़े हैं, अगर आप पढ़े ही नहीं तो फिर तो दिक्कत होगा। अगर थोड़ा बहुत पढ़े हैं फिर आप रिवीजन कर लीजिएगा। यदि आपको ये समय कम लगता है, अगर आपके पास समय है तो आप 9 से इसको 11 कर लीजिए, या फिर 9 से 10:30 कर लीजिए। अमूमन देखिए 55 मिनट के आसपास हमारा ब्रेन फिर काम करना बंद कर देता है, इसलिए मैं 1 घंटा का रूटीन बता रहा हूँ। 55 मिनट होता है तो आप क्या कीजिए, 5-10 मिनट का ब्रेक लीजिए। अगर आप लगातार 2 घंटा भी पढ़ रहे तो एक काम कीजिएगा, 55 मिनट बाद या 1 घंटा होते होते आप ब्रेक लीजिए, थोड़ा सा 5-10 मिनट टहल वहल लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, उसके बाद फिर से आप 5-10 मिनट बाद बैठिए, तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हो गया आपका। इसके बाद फिर आपके पास समय है, आप अपना थोड़ा सा एंटरटेनमेंट भी ज़रूरी होता है, तो मोबाइल देख लिए, टीवी देख लिए, कुछ भी अपना है ना। और जब आप यहाँ पढ़ के उठे तो फिर मोबाइल में भी वही चीज़ मत देखिएगा कि कौन क्या पढ़ रहा है, आप क्या पढ़े वो मायने रखता है, ठीक है। उसके बाद आप मान के चलिए 2 घंटा का ब्रेक लिए, 12 से 1 आप एक और सब्जेक्ट को पढ़िए जो कि इसके विपरीत होना चाहिए। मतलब क्या है, अब एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ रहे, अब यहाँ पे आप मेडिवल हिस्ट्री मत रखिए, हिस्ट्री पढ़ रहे तो यहाँ पे आप पॉलिटी रख लीजिए, ठीक है। यहाँ पे आप पॉलिटी रख लीजिए कि 12 से 1 हम क्या करेंगे, पॉलिटी करेंगे। क्लियर? अब यहाँ पे समझिएगा 12 से 1 हो गया। अब दोपहर का समय है, दोपहर में हमको खाना पीना है, तो खाना पीना खाइए। कुछ लोग सोते हैं, सोना मैं बोलूँगा बंद कीजिए, अभी फिलहाल 3 महीना मत सोइए, है ना। 3 बजे के आसपास एक आप क्या कीजिए, 3 से 4, अगर ये नींद आपको नहीं आता है तो, अगर नींद आता है तो छोड़ दीजिए, तो 3 से 4 आप स्किप भी कर सकते हैं। अगर नींद आता है तो एकदम स्किप करिए, अगर नींद नहीं आता तो फिर आप देख सकते कुछ, है ना। तो मैं आपको बोलूँगा कि बिहार स्पेशल, ठीक है, जैसे बिहार स्पेशल जो हो गया इसको, या फिर आप कुछ दिन बिहार स्पेशल को स्किप कर सकते हैं। इसके जगह पे मैं आपको बोलूँगा साइंस, है ना, साइंस। अब देखिए, अब आप सेट कर लीजिए अपने हिसाब से। अगर आपका एंशिएंट हिस्ट्री बहुत अच्छा है तो फिर आप ऐसा टाइम में रखिए जहाँ पे आपको नींद आता है, तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप। अगर साइंस आपको उतना समझ में नहीं आता तो आप सुबह के टाइम में साइंस को पढ़िए, या फिर करंट अफेयर्स का जो टाइम है उस टाइम में आप साइंस को पढ़ लीजिए। ऐसा सब्जेक्ट सुबह का टाइम जो 5 से 6 या 9 से 10 है, ये 2 टाइम ऐसा सब्जेक्ट को रखिएगा जो आपको अच्छे से समझ में आता हो। समझ में नहीं आता हो तो फिर इस जगह पे रखना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा, क्योंकि दोपहर का समय नींद आएगा ज़्यादा आपको, ठीक है, 3 से 4। अच्छा, शाम हो गया, आप थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, है ना, ब्रेक लीजिए। 7 बजे के आसपास आप ब्रेक लीजिए। 7 बजे आप क्या कीजिए, 7 बजे 7 से 8 कोशिश कीजिए, 7 से 8 आप क्वेश्चन बनाइए, ये बहुत ज़रूरी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन याद रखिएगा, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर बना लेते हैं तो ये सबसे अच्छा है सेट के लिए। कुछ बोलते हैं सर ये सेट पर खरीद रहे, वो सेट 10,000 क्वेश्चन बना रहे, 20,000 क्वेश्चन, उससे कुछ नहीं होगा। आप सबसे अच्छा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपको ये पता होना चाहिए कि क्वेश्चन का पैटर्न क्या है। पिछला 20 साल, 25 साल या 30 साल का आप क्वेश्चन बैंक में रहता ही है, 1992 सबसे रहता है, तो 30 साल का आप क्या कीजिए, क्वेश्चन बैंक खरीद लीजिए।
उसमें पूरा क्वेश्चन। अब लास्ट 30 ईयर का आप क्वेश्चन बनाना शुरू कीजिए। अच्छा, कौन सा बनाइएगा? तो एंसेंट पढ़े तो कोशिश कीजिए पहले एंसेंट का हम बना रहे, ये 1 घंटा। पॉलिटी पढ़े तो पॉलिटी का बनाइए, है ना, करंट अफेयर्स तो होगा नहीं। साइंस पढ़े तो साइंस का बनाइए। इस तरीके से आप क्या कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बनाइए। ठीक है, साइंस में भी आप डिसाइड कर दीजिए कि अभी हमको फिजिक्स पढ़ना है, कि हमको बायोलॉजी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, वो आप डिसाइड कीजिएगा, आप अपने हिसाब से उसको करिएगा। ठीक है, रात में आप कोशिश करिए कि 8 बजे तक जब आपका स्टडी हो जाए तो ब्रेकफास्ट लंच डिनर वगैरह हो जाए। जब आपका रात में जब डिनर हो जाए, आपका खाना वाना खाने के बाद जितना भी टाइम आप खाना खाते हैं, 8:30 बजे 9 बजे खाना जल्दी खा लीजिएगा, क्योंकि सुबह उठना पड़ेगा आपको। तो आप कोशिश कीजिए 9:30 के आसपास, है ना, 9:30 के आसपास, 9:30 से आधा घंटा का आप रखिएगा। या फिर अगर 9:30 ज़्यादा जल्दी होगा तो 10 से आप क्या कीजिएगा, 10:30। ये बहुत ज़रूरी है जो अब मैं बता रहा हूँ आपको, 10 से 10:30। यहाँ पे आपको क्या करना है, रिकॉल करना। ये चीज़ हम लोग नहीं करते, ये रिकॉल करिए। और ये जो रिकॉल करिएगा, ये कौन सा रिकॉल करना है, तो दिन भर हमने जितना पढ़ा है, दिन भर हमने जितना पढ़ा है उसको आप रिकॉल करिए। कि सुबह में करंट अफेयर्स में क्या पढ़ा, हिस्ट्री में क्या पढ़ा, पॉलिटी में क्या पढ़ा, साइंस में क्या पढ़ा, ये आपको रिकॉल करना है। अच्छा, रिकॉल करने का 2 तरीका। एक तरीका होता है जो आंख बंद कर लीजिए और सोचिए कि क्या हमने आज पढ़ा है, जो भी आपको याद आ रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपको हड़प्पा सभ्यता याद आ गया तो आप हड़प्पा सभ्यता को याद करिए। तब तक आपको आर्टिकल 14, है ना, राइट टू इक्वालिटी याद आ गया तो आप राइट टू इक्वालिटी को पढ़ रहे हैं। तब तक फिजिक्स का कोई आप, है ना, लाइट, है ना, चैप्टर आपका याद आ गया तो वही आप, ठीक है। तो जो चीज़ आपको याद आ रहा है वो आप सोचिए। एक तो ये तरीका होता है। दूसरा तरीका और बेहतर होगा, लिखित, है ना। आप क्या कीजिए, एक क्या कीजिए, आप एक पेपर ले लीजिए, बड़ा सा पेपर ले लीजिए, ठीक है, एक खाली पेज ले लीजिए। अब आप सोचिए कि हमने दिन भर क्या क्या पढ़ा। अगर आपको करंट अफेयर्स का कोई चीज़ याद आया तो आप क्या कीजिए, लिख दीजिए। कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए, याद रखिए, रिकॉल कर रहे हैं, कोई सीक्वेंस नहीं होना चाहिए। आर्टिकल हो सकता है 15 आपको पहले याद आ गया 14 से, तो आपने क्या किया, आर्टिकल क्या किया, 15 लिख दिया। उसके बाद अचानक से आर्टिकल 14 याद आया तब आप आर्टिकल 14 लिख दिए। तब तक कोई करंट अफेयर्स का कुछ याद आ गया तो यहाँ पे कोना में हम कुछ लिख दिए। तब तक हमको साइंस का कुछ याद है, यहाँ पे हम कुछ लिख दिए, कभी यहाँ लिख दिए, कभी यहाँ लिख दिए, कभी यहाँ, मतलब पूरा पेज को आप क्या कीजिए, भर दीजिए। कोई सीक्वेंस नहीं, कोई लाइन नहीं, टेढ़ा मेढ़ा, कोना में, नीचे में, जहाँ मन तहाँ लिखते जाइए। और तब तक लिखे जब तक आपको याद आते जा रहा। उसके लिए आधा घंटा सफिशिएंट टाइम होता है, इसलिए मैंने बोला आधा घंटा आप रिकॉल कीजिए। अगर आपको लगता है इसमें टाइम बढ़ाना है तो 40 मिनट कर लीजिए, आप बढ़ा लीजिए, लेकिन आधा घंटा मेरे ख्याल से सफिशिएंट टाइम होगा। इसको रिकॉल करिए। और ये 10 दिन का टारगेट है। 10 दिन में आप देखिए कि आपका अचीव हुआ टारगेट, तो एंसेंट की जगह फिर हम क्या करेंगे, मेडिवल या फिर मॉडर्न हिस्ट्री, जो भी आपको लग रहा है। पॉलिटी अगर आपका रिवीजन हो गया, इसकी जगह फिर हम ज्योग्राफी को ले आएंगे। अगला 10 दिन का टारगेट, समझ पा रहे हैं। उसके फिर अगला 10 दिन में हम फिर सब्जेक्ट को क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो देखिएगा 1 महीना होते होते आपका अच्छा खासा पोर्शन क्या हो जाएगा, 60-70% पोर्शन आपका 1 महीना होते होते आपका खत्म होना शुरू हो जाएगा। अभी भी आपके पास 2 महीना समय। तो आपको इस तरीके से क्या करना है, 10-10 दिन का टारगेट लेके आपको चलना है और 10 दिन में टारगेट को अचीव करने की कोशिश करना है। अगर आप थोड़ा सा स्लो पढ़ते हैं तो मैं आपको बोलूँगा ये 9 से 10 की जगह फिर आप क्या कर सकते हैं, 9 से 11। आप 2-2 घंटे का समय लगाइए। 1 घंटा का ब्रेक लीजिए, फिर 12 से 1 पढ़िए, अगर नहीं तो 12 से 1.5 पढ़िए, 1.5 घंटा पढ़िए। समझ पा रहे हैं। तो 7-8 घंटा पढ़ रहे हैं अगर आप, तो सफिशिएंट है ना। कोई भी एग्ज़ाम क्रैक करने के 6-7 घंटा अगर आप पढ़ ले रहे हैं काफ़ी है ना। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं। अब जो आपको बताते हैं, कोई शिक्षक बता रहे हैं या फिर कोई अगर आपके टॉपर बता रहे हैं कि 20 ठो 50 ठो 2000 किताब पढ़ो, तो आप 20 किताब इतिहास का पढ़ के क्या कीजिएगा। आपको इतिहास का विद्वान थोड़ी बनना है। आप जब ऑफिसर बनिएगा, आप जब एसडीओ बनिएगा, या फिर आप यूपीएससी क्रैक करके आप डीएम बन जाइएगा, तो डीएम बन के, एसडीओ बन के, बीडीओ बन के, तो आप क्या कीजिएगा, आज चलिए सब गाँव वाले लोग को इकट्ठा किए और बोले चलो आज हम लोग पढ़ेंगे अशोक का धम्म का पॉलिसी, धम्म का नीति क्या है। अब गाँव वाले बोलेंगे डीएम साहब पगला लग गया क्या, हम लोग को बुला के अशोक का धम्म का नीति पढ़ा रहा। आज हम लोग पढ़ेंगे पानीपत का युद्ध, तीनों पानीपत का युद्ध अच्छे से समझेंगे। तो आपको डीएम बन के, एसडीओ बन के, बीडीओ बन के आपको वहाँ पे
पढ़ाना नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए हम इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ते हैं, क्यों पढ़ते हैं। आप इसलिए पढ़ते हैं, आप इतिहास इसलिए पढ़ते हैं कि आप इतिहास से अनुभव ले पाए, आप सीख पाए, और आप कहीं ना कहीं आप जब अपना पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करिएगा तो आपको बहुत कुछ पता रहेगा, आपको कल्चर पता रहेगा, आपको इतिहास, आपने इतिहास में जो गलती दोहराया है उस चीज़ को आप दोहराइएगा नहीं। इसलिए हम इतिहास को पढ़ते हैं, इसलिए हम भूगोल को पढ़ते हैं, इसलिए हम पॉलिटी पढ़ते हैं, ताकि हमको कॉन्स्टिट्यूशन पता हो, हमको हर चीज़। तो आप समझिए, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनाना, विद्वान यहाँ पे बनना नहीं है। इसलिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, 50 किताब पढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं। एक ही चीज़ को आप 50 बार पढ़िए, ना कि 50 किताब को आप एक एक बार पढ़िए। क्लियर इज? तो ये रणनीति आप अपनाइए। मेरे ख्याल से अगर आप इसमें अगर आप 80-90% आप इसको फॉलो कीजिए, 10-20% आप अपना इसमें बदलाव कीजिए, और इस रणनीति के साथ अगर आप चलते हैं, कोई तामझाम, वो सब तामझाम है जितना ये सब कोचिंग वोचिंग वाला चलाता है ना, इतना ये कर लो वो कर लो, ये मेरे यहाँ नहीं आएगा तो तुम्हारा एग्जाम ही क्रैक नहीं होगा, ये सब फालतू चीज़ है। बहुत सारे कोचिंग वाला चलाता है ना कि मेरा ये चलता है, मेरा ऐसा क्लब चलता है, मेरा वो चलता है, ये लगता है कि वही जगह पे आएगा तभी उसका एग्ज़ाम क्रैक होगा। गाँव में बैठा बच्चा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकता है। तो संसाधन के लिए मत रोइए आप। आपका जब एग्ज़ाम का सिलेक्शन जब आपका नहीं होगा ना, जब आप अनसक्सेसफुल हो जाते हैं एग्ज़ाम में, तो आप क्या करते हैं, बहाना ढूंढते हैं। आपको लगता है कि प्लेस, जगह का दिक्कत है। हम उस जगह, अगर हम दिल्ली जाते ना तब देखो हम हिला देते, अगर हम पटना आते तब हम बता देते कि देखो क्या होता है, अगर हम उस कोचिंग में अगर मेरा एडमिशन होता ना तब देखना हम क्या करते। ऐसा होता नहीं है। दूर से आपको लगता है कि बड़ा सुंदर है, जब आप नज़दीक जाइएगा, क्योंकि मेरे बहुत सालों का अनुभव से मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कोई विशेष चीज़ नहीं है जो आपको कोचिंग वाला कोई या कोई भी चीज़ ऐसा दे पाएगा। आप अपने से मेहनत कीजिए, सेल्फ कॉन्फिडेंस रहिए। ये एक चीज़ हो गया। अब एक अंतिम चीज़ मैं आपको ये बता रहा हूँ, एग्ज़ाम के वक्त जैसा कि मैंने स्टार्टिंग बताया, बेवजह स्ट्रेस से बचना है, एंजाइटी नहीं बढ़ाना। एंजाइटी, अब देखिएगा, इतना सारा चीज़ अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं और आपको खुद पे विश्वास ही नहीं, आपको लगता है कि एग्ज़ाम क्रैक ही नहीं होगा, तो याद रखिएगा सच में आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं होगा। दुनिया का कोई ताकत आपका एग्ज़ाम क्रैक नहीं करा सकता, क्योंकि आप बहुत डरपोक टाइप के इंसान हैं। अगर आप डरपोक है, आपका एंजाइटी बढ़ता है, तो आप मत आइए यहाँ पे। आप जब तक युद्ध के मैदान में अगर आप घुस गए हैं, नेपोलियन क्या कहता था, नेपोलियन कहता था कि अगर शेर का सेना है और उस शेर का सेना का लीडर अगर कुत्ता है तो सारा शेर जो कुत्ते की मौत मरेगा, और अगर कुत्ता का सेना है और उसका लीडर अगर शेर है तो वो कुत्ता भी शेर की तरह लड़ते हुए मरेगा। तो आपको आपका लीडर कौन होगा वो आपको डिसाइड करना। और दूसरा चीज़, एक बात और ध्यान रखिएगा कि जो युद्ध होता है वहाँ पे नंबर्स नहीं देखा जाता। आप इतिहास में पढ़िए ना, आप पानीपत का पहला युद्ध को उठा के देखिए, बाबर का सेना सामने इब्राहिम लोदी का सेना। इब्राहिम लोदी का सेना कितना बड़ा सेना, विराट सेना, बहुत बड़ा सेना, लाख के आसपास का सेना था। बाबर में 12-13 हज़ार का सेना था, बहुत छोटा सा सेना था। अब सोचिएगा, वो छोटा सा सेना जो है वो इतना व्यापक, इतना बड़ा सेना को क्या कर देता है, हरा देता है। तो बाबर कैसे हरा देता है, स्ट्रेटेजी से, रणनीति से। तो युद्ध हमेशा रणनीति से जीता जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य धनानंद को, नंद वंश इतना बड़ा है ना, मगध का इतना बड़ा क्षेत्र में शासन करने वाला इतना बड़ा राजा धनानंद, अब उस धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य कैसे हरा दिया, क्योंकि उसके साथ उसके रणनीतिकार थे कौन, चाणक्य। तो चाणक्य का रणनीति उसको क्या किया, हरा दिया। तो आप समझिएगा। आप अभी मॉडर्न का एग्जाम्पल दें, जापान इतना छोटा सा देश है, चाइना को इतिहास में बहुत बार हराया है। जितना बार चाइना उससे लड़ा है, जैसे आप देखते हैं इंडिया पाकिस्तान बहुत लड़ाई चलता है, वैसी दुश्मनी चलता है उन लोग के बीच में, चाइना और जापान के बीच में। अब तो खत्म हो गया वो चीज़, लेकिन चाइना और जापान के बीच में बहुत दुश्मनी था। इतिहास में आप पढ़िएगा, और जब चाइना वाला अटैक किया तब वो हारा है। जापान इतना सा देश छोटा सा, चाइना वाला को हरा देता है, इतना बड़ा देश। तो वो मायने नहीं रखता कि सामने वाला मेरा कॉम्पिटिटर दिल्ली में पढ़ के आया है, कि फलाना जगह पढ़ के आया है, 10 जगह 10 कोचिंग किया है, इतना टेस्ट सीरीज़ बनाया है, इतना मॉक लगा, उससे कोई मतलब नहीं है। आप अपने ऊपर विश्वास करिए, और आपका कॉम्पिटिटर वो 150 क्वेश्चन होना चाहिए, बस उसी को दिमाग में लेकर के आप एग्जाम में जाइए, और चारों तरफ कहीं भी आपको निगाह नहीं देखना चाहिए, अपने पे विश्वास रखिए। हाँ, थोड़ा बहुत मैं आपको ये हेल्प बता सकता हूँ कि अगर आपको एग्जाम में एंजाइटी अगर फिर भी बढ़ता है तो रुमाल को भिंगा के ले जाइए। एक तरीका होता है, एग्जाम से पहले आप रुमाल को भिंगा के ले चलिए। ग्लूकन डी अपने पास रखिए। आजकल तो सुनने में आता है कि पानी भी नहीं ले जाने देता, अगर ले जाने देता है तो ग्लूकन डी अपने पास रखिए। वो क्या करेगा, आप जब एग्ज़ाम आया, आपको क्वेश्चन पेपर आया सामने, तो क्वेश्चन पेपर खोलने से पहले एक घुट पी लीजिए।
ऐसे नहीं घटघटा के पी जाना पूरा, नहीं, एक घूंट पीजिए, वो आपको ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखेगा। और जो भींगा हुआ रुमाल है वो अपना कान को और गर्दन को पोछिए, क्योंकि जब आपका एंजाइटी बढ़ता है, ध्यान रखिएगा, कान आपका गर्म होता है और गर्दन भी आपका पीछे गर्म होता है। तो आप कान को ऐसे पोछिए, गर्दन को ऐसे पोछिए और हल्का सा एक घुट ग्लूकोन डी पीजिए। देखिएगा आधा घंटा 40 मिनट आपको बहुत रिलैक्स फील होगा। और अच्छा, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन बना कर आइएगा और फिर आधा घंटा बाद 20-25 मिनट बाद फिर से एक घुट आप पी लीजिए। हर 20 मिनट में कोशिश कीजिए एक घुट पीने का, 1 या 2 घुट पीजिए और फिर रुमाल से अपना ये पूछिए, देखिएगा बहुत आपको हेल्पफुल होगा। और अगर आप परेशान रहिएगा, आपका कॉन्फिडेंस पूरा लूज रहेगा, तो आप क्या करिएगा पता है, आप जाना हुआ क्वेश्चन को गलती करके आ जाइएगा, क्योंकि इतना डरे हुए रहिएगा, पूरा पसीना आएगा, आप पेन नहीं पकड़ पाइएगा, आपका हाथ में पूरा पसीना रहेगा, आप परेशान रहिएगा। क्यों परेशान हो रहे हैं? वो भीड़ को देख कर परेशान हो रहे हैं। नहीं, जब आप इतना बड़ा लक्ष्य को ठाने हैं, आपको लगता है कि हम सिविल सर्वेंट बनेंगे, तो फिर डरना क्या है? जब आप युद्ध के मैदान में कूद ही गए हैं, फिर तलवार चलाने से क्यों डरते हैं? मौत से क्यों डर रहे? नहीं होगा, नहीं होगा, ये जीवन का एक छोटा सा पार्ट है, तो उतना परेशान नहीं होना आपको। तो इस चीज़ पे आप ध्यान रखिएगा, ये रणनीति पे आप काम कीजिएगा, बहुत हेल्प मिलेगा आपको। फिर भी कहीं दिक्कत आएगा, आप मेरे से बात करिएगा, पूछिएगा, मेरे से जितना हो पाएगा मैं आपको वो रास्ता, सही रास्ता दिखाने का प्रयास करूँगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।